हेलो दोस्तों, विद्या मंदिर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक क्या है दोस्तों? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन, न्यूटन के गति के नियम और घर्षण। तो चलिए दोस्तों, हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा, सबसे पहला पॉइंट जो है वो क्या है? वो है हमारा इनर्शिया। इस टॉपिक में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? इनर्शिया के बारे में पढ़ेंगे। इसे हम जड़त्व के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जड़त्व के नाम से। ठीक है। इनर्शिया क्या है दोस्तों? ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये क्या है? कोई वस्तु है या पदार्थ है। पदार्थ भी मान लो, वस्तु को पदार्थ भी तो बोल सकते हैं, मैटर। ठीक है, ये पदार्थ है। तो इस पदार्थ की दो अवस्था होगी, या तो ये गति में होगा, मोशन में होगा, या ये किसमें होगा? विराम अवस्था में होगा, रेस्ट में होगा। ठीक है, विराम अवस्था होगा, रेस्ट में होगा। ठीक है, या तो ये मोशन में होगा या रेस्ट में होगा, दो ही अवस्था होगी पदार्थ की। दोस्तों, पदार्थ का वह गुण, ध्यान से सुनिएगा, पदार्थ का वह गुण, गुण लिख रहे हैं यहाँ पे, प्रॉपर्टी। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह अपने अवस्था का विरोध करता हो। जिसके कारण क्या करता हो? अवस्था परिवर्तन का विरोध करता हो। यदि कोई पदार्थ गति में है तो वह गति में रहना चाहता है। यदि कोई पदार्थ विराम अवस्था में है, रेस्ट में है, तो वह रेस्ट में रहना चाहता है। वैसे गुण को हम क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। सिंपल भाषा में हम क्या कह सकते हैं? जड़त्व पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण कोई भी पदार्थ अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है, पदार्थ अपने अवस्था परिवर्तन ठीक है, पदार्थ क्या करता है? अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। परिवर्तन का विरोध करता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। इसकी टेंशन नहीं लेना है आपको, बस क्यों समझना है। तो जड़त्व क्या है? पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। अवस्था परिवर्तन का मतलब क्या है? कोई ऑब्जेक्ट जो है, कोई वस्तु जो है, ये वस्तु है, ठीक है, अगर ये गति में है तो गति में ही रहना चाहता है, और यदि ये रेस्ट में है, विराम अवस्था में है, तो विराम अवस्था में ही रहना चाहता है। पदार्थ के इसी गुण को हम क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। दोस्तों, जड़त्व तो आप समझ गए, ठीक है। अब बात करते हैं, जड़त्व दो टाइप का होता है। कैसे? ये देखिए दोस्तों, ये हो गया हमारा जड़त्व, दो टाइप का होता है। पहला क्या होता है? गति का जड़त्व। ठीक है, दूसरा क्या होता है? विराम का जड़त्व। पहला क्या होता है? गति का जड़त्व, दूसरा होता है विराम का जड़त्व। ठीक है, गति का जड़त्व क्या होता है दोस्तों? जब कोई वस्तु गति में है तो गति में ही रहना क्या होता है? उसे अच्छा लगता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? गति का जड़त्व। ठीक है, जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो उसे हम कहेंगे स्थिर अवस्था का विराम का जड़त्व। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या रहेगा? मोशन में रहेगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या रहेगा? मोशन में रहेगा। यहाँ पे मोशन में रहेगा, यहाँ पे रेस्ट में रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, इनमें से किसका वैल्यू ज्यादा होता है? गति के जड़त्व का वैल्यू ज्यादा होता है कि विराम के जड़त्व का वैल्यू ज्यादा होता है? तो आपको पता है, गति के जड़त्व का वैल्यू जो है वो ज्यादा होता है। गति के जड़त्व का मान जो है वो विराम के जड़त्व से ज्यादा होता है। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे।
विराम के जड़त्व से क्या होता है, ज्यादा होता है। ग्रेटर देन का साइन लगाया हूं मैं, यानी गति के जड़त्व का वैल्यू जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों हम जड़त्व निकालेंगे कैसे। तो जड़त्व का फॉर्मूला होता है आई बराबर एम आर स्क्वायर। आई बराबर क्या होता है, एम आर स्क्वायर। एम क्या होता है, एम जो है वस्तु का द्रव्यमान होता है। ठीक है, ठीक है। आर क्या होता है, त्रिज्या होती है। ये क्या होती है, ये रेडियस होता है, त्रिज्या होता है। यहां तक कोई दिक्कत है तो आप बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों जड़त्व जो है वो किस चीज पर निर्भर करेगा, तो जड़त्व जो है वो दो चीजों पर निर्भर करेगा, द्रव्यमान पे और त्रिज्या दोनों पे निर्भर करेगा, और दोनों का क्या होगा, समानुपाती होगा। ठीक है, यानी आई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम होगा, और आई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगा, दोनों होगा। यानी हम द्रव्यमान बढ़ा देंगे तो ऑब्जेक्ट का क्या होगा, इनर्शिया बढ़ जाएगा, जड़त्व बढ़ जाएगा। जैसे ही हम उसका त्रिज्या बढ़ाएंगे ऑब्जेक्ट का क्या होगा, जड़त्व बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों इनर्शिया जो है, जड़त्व जो है, इसका यूनिट क्या होगा और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। दोस्तों आई बराबर क्या होता है, आई बराबर होता है एम इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मास क्या है, फंडामेंटल यूनिट है, मूल यूनिट है। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, मूल राशि है, और रेडियस भी क्या है, ये भी मूल राशि है। तो इसका डायमेंशन तो हम सिंपल निकाल सकते हैं, मास का एम और रेडियस लेंथ है, तो एम एल टू, ये इसका डायमेंशन हो गया। एम एल टू क्या हो गया, इसका डायमेंशन हो गया। अब इसकी यूनिट की बात करें तो आई बराबर क्या होता है, एम इंटू आर स्क्वायर। मास का यूनिट क्या होता है, के जी, आर का क्या होता है, मीटर, तो मीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका यूनिट, के जी इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब चलिए अब हम दोस्तों एक बार क्विक रिवीजन करते हैं इनर्शिया के बारे में। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या दिया हुआ है। सबसे पहले ध्यान से पढ़िएगा, इनर्शिया का डिफिनीशन लिखा हुआ है, यह किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह पदार्थ अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। मतलब स्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है, गति में है तो गति में रहना चाहता है। दोस्तों ये हो गया इनर्शिया का डिफिनीशन, मैंने आपको बताया। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं जड़त्व। जड़त्व दो टाइप्स का होता है, एक होता है गति का जड़त्व, दूसरा होता है विराम का जड़त्व। गति का जड़त्व क्या होता है, जब वस्तु गति में होगी तो उसमें कैसा होगा, गति का जड़त्व होगा। जब वस्तु रेस्ट में होगी तो उसमें कैसा जड़त्व होगा, रेस्ट का जो जड़त्व होगा, विराम का जड़त्व होगा। ठीक है, गति के जड़त्व विराम से अधिक होता है, यानी गति के जड़त्व का जो वैल्यू है वो विराम से क्या होता है, ज्यादा होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। गति के जड़त्व विराम से अधिक होता है, आई बराबर एम आर स्क्वायर, मैंने बता दिया। जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान तथा त्रिज्या पर निर्भर करता है, ये भी बता दिया। द्रव्यमान जड़त्व को मापने की इकाई, द्रव्यमान जड़त्व को मापने की इकाई है। जड़त्व को हम किससे मेजर करते हैं, द्रव्यमान से मेजर करते हैं। ठीक है, जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व अधिक होगा। ठीक है, न्यूटन ने अपने गति के नियमों को अपनी किताब प्रिंसिपिया में लिखा है। न्यूटन ने जो अपना लॉज ऑफ मोशन दिया है, 3 लॉज ऑफ मोशन है, तीनों को कहाँ रखा है, प्रिंसिपिया बुक में लिखा है। ठीक है, अब हम दोस्तों बात करेंगे न्यूटन के गति का पहला नियम, जिसे हम जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, न्यूटन के गति के नियम का प्रकाशन कब हुआ था, 1687 में हुआ था दोस्तों, 1687 में हुआ था। ठीक है, तो न्यूटन के गति के फर्स्ट लॉ को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया या लॉ ऑफ गैलीलियो। ठीक है, तो बात करते हैं न्यूटन के गति का पहला नियम क्या है, न्यूटन के गति का पहला नियम क्या है। ठीक है दोस्तों, इस लॉ के अनुसार न्यूटन ने कहा कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहना चाहता है, और अगर गति में है तो वह गति में रहना चाहता है, तब तक जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। कहने का मतलब है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ये है हमारा एक ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट ए, ये है ऑब्जेक्ट बी। ठीक है, ऑब्जेक्ट ए जो है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या कर रहा है, आगे जा रहा है, और ऑब्जेक्ट बी जो है ये रेस्ट में है। ठीक है,
तो न्यूटन साहब ने क्या कहा कि कोई भी वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर अवस्था में रहना चाहता है, और कोई भी वस्तु मोशन में है तो वह मोशन में रहना पसंद करता है। कब तक? जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगे। तो दोस्तों इस ऑब्जेक्ट पे यदि हम कोई फोर्स लगा दे, इस डायरेक्शन में इसका मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, और यदि हम इस पे इस डायरेक्शन में कोई एक फोर्स लगा दें तो ये ऑब्जेक्ट को क्या करेगा? इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दें, एक्सटर्नल फोर्स, बल, बाह्य बल, ठीक है, तो क्या क्या होगा? अगर यहाँ पे हम 10 न्यूटन का बाह्य बल लगा दें, ठीक है, तो क्या होगा? और इसका फोर्स मान लीजिए 5 न्यूटन, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ठीक है, और इस डायरेक्शन में हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, तो ऑब्जेक्ट का क्या होगा? ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में क्या हो गया? फोर्स ज्यादा हो गया। या 5 न्यूटन का ही फोर्स लगा रहे हैं हम, बराबर फोर्स लगा दिए, तो ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा? रेस्ट में आ जाएगा, विराम में आ जाएगा, ठीक है। कब विराम में आ रहा है? जब इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, ये फोर्स, बल, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। अगर हमने इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में कोई भी एक डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, बल लगा दिया, तो ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट जो है मोशन में आ जाएगा, गति में आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट अपना अवस्था परिवर्तन कब कर रहा है? जब उस पे बाह्य बल लग रहा है। कब परिवर्तन कर रहा है? बाह्य बल के कारण, बाह्य बल, एक्सटर्नल फोर्स के कारण। तो न्यूटन ने यही बताया कि कोई भी वस्तु जिस अवस्था में है वह उसी अवस्था में रहना पसंद करता है, तब तक जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगे, ठीक है। ये है न्यूटन का पहला नियम, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब इस नियम का एग्जाम्पल हम समझते हैं। एग्जाम्पल महत्वपूर्ण है। पहला क्या है दोस्तों? चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगाने से यात्री का आगे की ओर झुक जाना। बस चल रहा है, यात्री इसमें बैठे हुए हैं, इसमें ब्रेक लगा तो यात्री क्या होते हैं? आगे की ओर झुक जाते हैं, ठीक है। ये क्या है? न्यूटन का फर्स्ट नियम का उदाहरण है। रुकी हुई गाड़ी के अचानक चलने पर यात्री का पीछे की ओर झुकना। गाड़ी रेस्ट में है, अचानक ड्राइवर ने स्टार्ट किया, यात्री क्या होते हैं? पीछे की ओर झुक जाते हैं। ये किस कारण हो रहा है? अवस्था परिवर्तन के कारण, इनर्शिया में चेंज के कारण। तो ये किसका एग्जाम्पल है? फर्स्ट लॉ का एग्जाम्पल है। दरी को छड़ी से पीटने पर धूल कणों का गिरना भी किसका एग्जाम्पल है? फर्स्ट लॉ का। पेड़ पौधों की टहनियों को हिलाने पर फूल पत्तों का गिरना फर्स्ट लॉ का एग्जाम्पल है। एक ग्लास के ऊपर पेपर रखा गया है और उसके ऊपर सिक्का रख दिया जाता है, तो पेपर को खींचने के बाद सिक्का ग्लास में गिर जाएगा। ये किसका एग्जाम्पल है? न्यूटन फर्स्ट लॉ का। कांच में पत्थर मारने पर फूट जाता है तथा गोली मारने से छेद का होना, ये किसका एग्जाम्पल है दोस्तों? न्यूटन के पहले नियम का एग्जाम्पल है, ठीक है। इन सारे एग्जाम्पल्स को आप ध्यान में रखोगे, ठीक है दोस्तों। एक और बात का ध्यान रखना है कि न्यूटन का जो फर्स्ट नियम था उसी से हमें बल का डिफिनीशन मिलता है। क्या मिलता है? बल की परिभाषा मिलती है। न्यूटन के पहले नियम से हमें क्या मिलता है? बल की परिभाषा मिलती है। क्या मिलता है? बल की परिभाषा मिलती है, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों फर्स्ट लॉ तो हमने बता दिया। कोई भी वस्तु अपना अवस्था परिवर्तन तब तक नहीं करना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल काम नहीं कर रहा हो, बाह्य बल नहीं लग रहा हो। अब हम बात करेंगे न्यूटन की गति का दूसरा नियम, सेकेंड लॉ क्या है, ठीक है। सेकेंड लॉ के बारे में बात करेंगे दोस्तों। दूसरा नियम क्या है? ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब दूसरा नियम की बात करते हैं, सेकेंड लॉ का बात करते हैं। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु में उत्पन्न संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है दोस्तों? संवेग परिवर्तन के बल के समानुपाती होता है। दोस्तों कोई ऑब्जेक्ट है, यदि कोई ऑब्जेक्ट पर बल लग रहा है तो वह बल जो है ये संवेग परिवर्तन के दर के बराबर होता है, mv1 माइनस mv2, ठीक है। ये v1 मान लेंगे, इसको v2 मान लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो f जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है mv1 रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, संवेग परिवर्तन के दर के, संवेग में परिवर्तन की दर के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
ठीक है। अब हम बात करते हैं एफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है संवेग में परिवर्तन की दर के। ठीक है, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा दोस्तों, एफ जो है, एफ यहां से देखेंगे, एफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है संवेग परिवर्तन के दर के। यहां से हम मान लेते हैं ये भी हो गया, ये यू हो गया। ठीक है, ठीक है। एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ से ऐसे नहीं दोस्तों, एक मिनट, इसको डिलीट करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है एम, यहाँ भी ऑब्जेक्ट है, इस पे मास है एम। ठीक है, एक बार ये एक ही ऑब्जेक्ट है, इस पे जो बल लग रहा है दोस्तों ये एक ही ऑब्जेक्ट है, एक ही ऑब्जेक्ट है, इस पे एक बार इसका मोमेंटम क्या होगा, एम भी होगा, एक बार इसका मोमेंटम क्या होगा, एम यू होगा। एक बार वेलोसिटी भी मान लिए, एक बार वेलोसिटी को यू मान लिए। तो बल जो है वो क्या होता है, संवेग परिवर्तन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो एक बार इसका संवेग मास इंटू वेलोसिटी और दूसरी बार भी इसका संवेग मास इंटू वेलोसिटी। मास को हम यदि कॉमन ले लें दोस्तों तो ये क्या हो गया, v माइनस यू, v माइनस यू। ठीक है, ये f है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ठीक है, संवेग में परिवर्तन की दर का क्या होता है, समानुपाती होता है, अपॉन में टी होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या होता है, संवेग परिवर्तन की दर। तो संवेग में परिवर्तन की दर यानी समय से उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यहाँ पे m कॉमन ले लिए तो v माइनस यू बाई टी हो गया। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, इस v माइनस यू बाई टी को हम क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू बाई टी को वेग परिवर्तन की दर है कि नहीं है, और वेग परिवर्तन की दर को ही हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं, त्वरण कहते हैं। यहाँ से f प्रोपोर्शनल टू एम ए आ गया, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा दोस्तों, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो f बराबर k इंटू एम ए। f बराबर क्या आएगा, k इंटू एम ए। k क्या है, कांस्टेंट है, k बराबर 1 मान लिए। यहाँ से आ गया हमारा f बराबर m इंटू ए। और ये क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। मोशन का परिभाषा नहीं, इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन का फॉर्मूला मिला हमें। ठीक है, किस लॉ से, सेकेंड लॉ से। ठीक है, तो बल का दोस्तों डिफिनीशन कौन लॉ दिया था, बल का डिफिनीशन जो है वो फर्स्ट लॉ दिया था। ठीक है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ से बल का डिफिनीशन प्राप्त हुआ, लेकिन न्यूटन के सेकेंड लॉ से हमें क्या प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, इक्वेशन, फॉर्मूला का इक्वेशन, सूत्र। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, बल हो गया F बराबर एम ए, F बराबर एम ए हो गया। ये क्या हो गया, बल का सूत्र हो गया, फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब इसका एसआई मात्रक निकालना है, तो यूनिट कैसे निकालेंगे, मास को केजी में, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अगर एक्सेलरेशन का नहीं मालूम है तो यहाँ पे देखिए, एक्सेलरेशन को वेलोसिटी बाई में टाइम, फिर वेलोसिटी को हम डिस्प्लेसमेंट बाई में टाइम लिख सकते हैं, एक टाइम पहले से है। अब यहाँ से देखिए, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, टाइम का सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन वाला यहाँ पे हमने पुट कर दिया। तो दोस्तों 1 न्यूटन, क्योंकि न्यूटन ने फोर्स का खोज किया था इसीलिए इसको 1 न्यूटन बोला जाता है, और 1 न्यूटन बराबर होता है केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो 1 न्यूटन का वैल्यू हमने निकाल दिया दोस्तों। अब इसका सीजीएस यूनिट यदि निकालना है तो सीजीएस यूनिट होता है डाइन, न्यूटन की जगह पर क्या आ जाएगा, डाइन आ जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं, केजी को क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम, 1 केजी में 1000 ग्राम, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और सेकंड का सेकंड ही रह जाएगा दोस्तों। यहाँ से आ जाएगा 1000 गुने 10 2 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से दोस्तों 1 न्यूटन बराबर ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, डाइन बोलते हैं, इसी को डाइन बोलते हैं। यहाँ से हो जाएगा 10 टू द पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन जो है 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। 1 न्यूटन 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप बताएंगे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे।
अब हम बात कर रहे हैं, आपने न्यूटन का फॉर्मूला निकाल दिया, अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। एफ बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन को हम तोड़ेंगे, ये वेलोसिटी बाई में टाइम हो जाएगा, फिर इसको तोड़ेंगे, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाई में टाइम इंटू टाइम। अब सारा जो है मूल राशि में आ गया हमारा, सबका डायमेंशन लिख दो, मास का m, डिस्प्लेसमेंट का l, टाइम का 2 टाइम है तो t2, यहाँ से आ जाएगा mlt-2, mlt-2, ठीक है, mlt-2, ठीक है। mlt-2 ये हो गया बीमा, बीमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। तो दोस्तों अब फोर्स का आप सब चीज निकाल चुके हो, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं बल जो है, फोर्स जो है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा राशि है, वेक्टर है, यानी ये सदिश राशि है। बल कैसा राशि है, सदिश राशि है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, ठीक है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं दोस्तों F बराबर m में, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ दोस्तों फोर्स का वैल्यू पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा और जीरो भी होता है। पॉजिटिव कब होगा, जब डिस्प्लेसमेंट जो है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। इस डायरेक्शन में वस्तु जा रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो फोर्स क्या होगा, निगेटिव होगा। यानी जब थीटा 180 डिग्री हो तो क्या होगा, निगेटिव होगा, और जब थीटा 0 डिग्री हो या 90 डिग्री हो तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करेंगे न्यूटन के गति का तीसरा नियम, थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या बोलता है, न्यूटन के गति के तीसरा नियम यह बोलता है दोस्तों, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। दोस्तों प्रत्येक क्रिया के बराबर, प्रत्येक क्रिया के बराबर, प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होता है, यही है न्यूटन के तीसरा नियम, ठीक है। न्यूटन के तीसरे नियम से दोस्तों दो बात एकदम स्पष्ट होती है। पहला क्या है, बल जो है, बल जो है हमारा, फोर्स जो है हमेशा जोड़ा में लगता है, पेयर में लगता है। जोड़ा मतलब पेयर, पेयर में लगता है। किसी ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स नहीं लगेगा, लगेगा तो दो फोर्स लगेगा। यह केवल अकेले नहीं होता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता था, दूसरा इन्होंने बोला क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तु पर लगने वाला बल है, ठीक है। क्रिया और प्रतिक्रिया, एक्शन और रिएक्शन फोर्स जो है दोनों अलग अलग वस्तु पर लगता है, एक ही वस्तु पर नहीं लगता है। क्रिया और प्रतिक्रिया बल जो है वो अलग अलग वस्तु पर लगता है। दोनों अलग अलग वस्तु पर लगता है। ठीक है, क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तु पर लगता है, ठीक है, ठीक है। चलिए दोस्तों एक बार अब देख लेते हैं हमने कहां तक पढ़ लिया था। दूसरा नियम हम बता रहे थे आपको। दूसरा नियम में मैंने क्या बताया, इस नियम के अनुसार अगर किसी वस्तु पर,
अगर किसी वस्तु पर आरोपित बल उस बल में उत्पन्न संवेग में परिवर्तन की दर के क्या होता है, समानुपाती होता है। किसी वस्तु पर आरोपित बल उस बल में उत्पन्न संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। एफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, यहाँ भी मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, दोनों का अंतर नहीं है। और रेट ऑफ चेंज, दर का मतलब हो गया समय से डिवाइड, समय से डिवाइड कर दिए। यहाँ पे v माइनस यू बाई टी हो गया, ये एक्सेलरेशन हो गया। यहाँ से F बराबर के ए में, के को 1 मान लिए तो F बराबर ए में, यानी न्यूटन के गति का फॉर्मूला कहाँ से मिलता है, फोर्स का फॉर्मूला कहाँ से मिला, दूसरे नियम से मिला। पहले नियम से न्यूटन की बल की परिभाषा मिली थी, बल की परिभाषा फर्स्ट लॉ से मिली। सूत्र कहाँ से मिला, सेकंड लॉ से मिला। एफ का एसआई मात्रक क्या है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसे न्यूटन कहा जाता है। सीजीएस यूनिट क्या है, डाइन है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 न्यूटन में 10 के पावर 5 डाइन होता है, बता चुका हूं। ठीक है, बल क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। बल क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल जो है वस्तु के वजन के समान होता है। ठीक है, ठीक है। बल वह भौतिक राशि है जो एक समान स्थिति को बदल देता है। ठीक है, किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने के बाद भी आकार में परिवर्तन न होना क्या कहलाता है, दृढ़ता कहलाता है। दोस्तों किसी वस्तु पे बल लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, बाह्य बल लगा रहे हैं, लेकिन उसका शेप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दृढ़ता है, ढीठ है। ठीक है, ठीक है। जब तक बल नहीं लगेगा गति एक समान रहेगी। कोई ऑब्जेक्ट जो है दोस्तों गति कर रहा है, मोशन में है, इस पर जब तक कोई बल न लगाएंगे यह अपने सेम मोशन में इसी गति से चलता रहेगा। ठीक है, जब बल दिशा में लगता है तो दिशाओं के बीच का कोण 180 डिग्री, मतलब कहने का मतलब है जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा है, ठीक है, और बल इसके विपरीत हमने लगा दिए तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री है। यही बोल रहा है, इस दिशा में जा रहा है, इसी डायरेक्शन में बल लगा दिए, यहाँ पे थीटा कितना है, 0 डिग्री। तो इस केस में 180 डिग्री के केस में बल जो है निगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा, और इस केस में बल जो होगा वो पॉजिटिव होगा। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, बल के विपरीत विस्थापन हो तो, यानी जिस डायरेक्शन में बल लग रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, तो बल का क्या होगा, नकारात्मक वैल्यू आएगा, निगेटिव फोर्स। ठीक है, टेनिस की गेंद की तुलना में क्रिकेट की गेंद से चोट अधिक लगता है। ठीक है, क्यों लगता है, क्योंकि उसका मास अधिक होता है। गद्दे की तुलना में फर्श पर चोट अधिक लगता है। ठीक है, ऊंची या लंबी कूद में जमीन को खोदकर हल्का कर दिया जाता है ताकि चोट कम लगे। ठीक है, बड़े कील को अधिक गहराई तक धंसाने के लिए हथौड़े से अधिक चोट किया जाता है। ठीक है, कराटे खिलाड़ी ईंट को तोड़ने के लिए अधिक चोट मारता है। ठीक है, ये सभी क्या है, सेकंड लॉ का एग्जांपल है। न्यूटन के दूसरे नियम से हमें क्या मिलता है, बल का सूत्र प्राप्त होता है। इस बात को भी ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे दोस्तों थर्ड लॉ का। थर्ड लॉ भी हम आपको बता रहे थे। तीसरा नियम क्या कहता है, न्यूटन के गति का तीसरा नियम क्या कह रहा है, तीसरा नियम कह रहा है प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, न्यूटन के तीसरे नियम से हमें दो बातें देखने को मिलती है। पहला, बल जो है हमेशा पेयर में लगेगा, बल कभी अकेले नहीं लगता है। क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग बल है। एक ऑब्जेक्ट है दोस्तों, इस पे यदि आप एक्शन फोर्स लगाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट जो है आप पे एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा। तो आप एक्शन इस पे कर रहे हैं लेकिन ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, रिएक्शन आप पे कर रहा है। तो एक्शन और रिएक्शन दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगने वाले बल हैं। इस बात को न्यूटन के थर्ड लॉ से पता चला। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों एग्जाम्पल की। एक महिला कुएं से पानी खींच रही है, रस्सी के टूट जाने के कारण चोट लग जाती है। ठीक है, बंदूक से गोली, क्योंकि कुआं भी तो रस्सी पे क्या लगा रहा है दोस्तों, फोर्स लगाएगा। बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक के पीछे हटने के कारण चोट लगता है। ठीक है, जैसे एक्शन करेंगे इस डायरेक्शन में तो रिएक्शन इधर आएगा ना। जमीन पर चलते समय जमीन पर चोट कर रहे हैं हम, पानी में तैरते समय पानी पर चोट करना, नाव से कूदने पर नाव का पीछे की ओर हट जाना, किसका है, थर्ड लॉ का एग्जाम्पल है। ठीक है, रॉकेट का उड़ना, यह भी क्या है, न्यूटन के थर्ड लॉ पे आधारित है।
ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, न्यूटन के तीसरे नियम से बल की प्रकृति का पता चलता है। ठीक है, गति या विराम का विरोध करता है, पहला नियम है। गति या विराम का विरोध कौन करता है दोस्तों? ट्रिक है। गति या विराम का विरोध कौन होता है? फर्स्ट लॉ से होता है। चोट कम लग रहा है या अधिक लग रहा है, यह कौन बताता है? सेकंड नियम बताता है। चोट लगना, चोट लग रहा है हमें, कम ज्यादा नहीं, चोट लगा, ये किसके कारण होता है? थर्ड लॉ। तो अगर आपसे पूछेगा दोस्तों गति या रेस्ट से रिलेटेड रहेगा एग्जाम्पल, तो फर्स्ट लॉ से आप आंसर दोगे। चोट कम ज्यादा लग रहा है तो ये सेकंड लॉ से रिलेटेड है, और चोट लग रहा है ये है थर्ड लॉ, तो आप बता दोगे। ठीक है, अब बात कर रहे हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में। हम क्या बात कर रहे हैं? टाइप्स ऑफ फोर्स। सबसे पहला टाइप है हमारा संतुलित बल, जिसे हम बैलेंस फोर्स बोलते हैं। वह बल जो बराबर तथा विपरीत होता है। इस बल से गति में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन अधिक होने पर अवस्था बदल जाती है। इसे हम क्या कहते हैं? बैलेंस फोर्स कहते हैं। मतलब दोस्तों एग्जाम्पल में क्या है? बैलेंस फोर्स जो बैलेंस करके चलता है। ठीक है, इधर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में भी इस पर 5 न्यूटन का ही फोर्स लग रहा है। ठीक है, जब दो बल बराबर हो और दोनों का डायरेक्शन क्या हो? अपोजिट हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? बैलेंस फोर्स कहेंगे, संतुलित बल कहेंगे। इससे अवस्था परिवर्तन नहीं होता है, गति परिवर्तन भी नहीं होता है। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं अनबैलेंस फोर्स, असंतुलित बल। असंतुलित बल वह बल है जो आसमान तक असमान तथा विपरीत होता है। कैसा होता है? अनइक्वल होता है और अपोजिट होता है, और वस्तु को गति प्रदान करता है। जैसे दोस्तों हम बात कर रहे हैं अभी, ये ऑब्जेक्ट है, इस पे 5 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। इसी ऑब्जेक्ट पे यदि 10 न्यूटन का फोर्स लगना लगे, तो दोनों दोनों फोर्स का नेचर क्या है? ये 5 न्यूटन है, ये 10 न्यूटन है, तो दोनों का क्या है? अनइक्वल क्वांटिटी है, ये कम है, ये ज्यादा है, ये कम है। तो जिस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स लग रहा है, तो वस्तु जो है दोस्तों इस डायरेक्शन में मूवमेंट करने लगेगी। किस डायरेक्शन में मूवमेंट करने लगेगी? जिस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में मूवमेंट करने लगेगी। तो इसी फोर्स को हम क्या कहेंगे? अनबैलेंस फोर्स कहेंगे, असंतुलित बल कहेंगे, अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, अनबैलेंस फोर्स आप समझ गए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कोई पिंड सतत चाल से चलेगी, इसका अर्थ है कोई बल कार्य नहीं कर रहा है। दोस्तों अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, यानी उस पर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है, एक घोड़ा टांगे को खींच कर आ रहा है। घोड़ा आगे बढ़ता है, इसका कारण क्या है? घोड़े द्वारा टांगे पर लगाए गए बल के कारण, घोड़े द्वारा टांगे पर लगाए गए बल के कारण, घोड़े द्वारा पृथ्वी पर लगाए गए बल के कारण, पृथ्वी द्वारा घोड़े पर लगाए गए बल के कारण। तो दोस्तों घोड़ा जो है टांगे को खींच रहा है, तो घोड़ा आगे बढ़ता है। इसका मतलब है कि घोड़ा जो है पृथ्वी पर बल लगा रहा है, और पृथ्वी घोड़ा पर अपोजिट बल लगा रही है। ठीक है, तो इसके कारण ये क्या हो रहा है? आगे बढ़ रहा है। तो पृथ्वी द्वारा घोड़े पर लगाए गए बल के कारण वो आगे बढ़ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? फ्रिक्शन क्या है? घर्षण क्या है? फ्रिक्शन क्या है? ठीक है, ठीक है, बात करते हैं दोस्तों। फ्रिक्शन बल एक प्रकार का बल है। फ्रिक्शन क्या है? घर्षण क्या है? एक प्रकार का बल है, टाइप ऑफ फोर्स है, जो हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगता है। कहने का मतलब है दोस्तों, ये ऑब्जेक्ट जो है इधर 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, इस डायरेक्शन में आगे जा रहा है, तो फ्रिक्शन जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इधर क्या लगेगा? इसके घर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा? घर्षण बल लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स का प्रवृत्ति क्या है? मोशन के अपोजिट, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उस डायरेक्शन के अपोजिट ये क्या करेगा? लगता है ऑब्जेक्ट पे। ठीक है,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इस फिगर में भी आप देख सकते हैं, इस फिगर में क्या हो रहा है, आदमी जो है इस रस्सी के सहारे इस बॉक्स को खींच रहा है, तो ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो इस पर फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। इधर मोशन हो रहा है तो इधर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, जिधर मोशन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। ठीक है, घर्षण बल को क्षयकारी, घर्षण बल को क्या कहते हैं दोस्तों, क्षयकारी या क्षीण बल कहते हैं। इसे स्नेहक की सहायता से कम किया जा सकता है। ठीक है, घर्षण बल को क्या कहते हैं दोस्तों, क्षयकारी या क्षीण बल कहते हैं। इसे स्नेहक लुब्रिकेंट की सहायता से हम कम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। घर्षण के स्नेहक के रूप में हम तेल, मोबिल, ग्रीस, ग्रेफाइट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब जो लुब्रिकेंट्स है दोस्तों, स्नेहक जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक ठोस होता है, दूसरा द्रव्य होता है, तीसरा अर्ध ठोस होता है। ठोस में स्नेहक कौन है, ग्रेफाइट है। ठीक है, द्रव में क्या है, तेल, मोबिल है। और अर्ध ठोस में क्या है, हम ग्रीस का यूज करते हैं दोस्तों, ये क्या है, अर्ध ठोस है। ठीक है, ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है, पेंसिल में पाया जाता है। घर्षण बल का मान सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर, दोस्तों घर्षण बल जो है उस सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करता है, ये सतहों की प्रकृति पर, नेचर पर डिपेंड करता है कि सरफेस कैसा है। ठीक है, ठीक है। अगर किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है तो वह घर्षण के कारण रुक जाएगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट दोस्तों जा रही है, गति में है, इस पे कोई बल नहीं काम कर रहा है, तो कुछ देर बाद जाकर ये रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी, क्योंकि इसके अपोजिट में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। ठीक है, जैसे कोई बॉल है, गेंद है, इसको आप हाथ से छोड़ोगे तो कुछ देर बाद ये मोशन करते करते यहाँ जाके रुक जाती है। इसका मतलब क्या है कि अपोजिट डायरेक्शन में इसमें क्या लग रहा था, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था। ठीक है, दो सतहों की अनियमितता के कारण घर्षण बल लगता है। दो सरफेस में दोस्तों अनियमित हो तो क्या लगेगा, इरेगुलर हो तो उसमें क्या लगेगा, घर्षण बल लगता है। घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है। घर्षण बल द्वारा जो कार्य किया जाता है वो कभी लॉस नहीं होता है, क्षय नहीं होता है, वह तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, तापीय ऊर्जा में। सतह अनियमित रहने पर घर्षण बल लगता है। ठीक है, जैसे रुखड़ा सतह रहेगा दोस्तों तो घर्षण बल रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों घर्षण बल के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। दोस्तों फ्रिक्शन जो है 3-4 टाइप्स का होता है। पहला होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसे हम स्थैतिक घर्षण कहते हैं। दूसरा, हाँ तो दोस्तों अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण के प्रकार। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, घर्षण के प्रकार। तो घर्षण के प्रकार में पहला कौन है दोस्तों, पहला होता है स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक स्टैटिक घर्षण। दूसरा है दोस्तों सीमांत घर्षण। ठीक है, स्टैटिक घर्षण को हिंदी में स्टैटिक फ्रिक्शन बोला जाता है। दूसरा है लिमिटिंग। तीसरा है गतिज या सर्पी। गतिज या सर्पी घर्षण। ठीक है, इसे हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, चौथा है दोस्तों लोटनिक। चौथा क्या है, लोटनिक घर्षण, जिसे हम रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन। अब हम सभी को अलग अलग एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले किसके बारे में बात करते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है,
स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण, इसके बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले दोस्तों। इसे इंग्लिश में स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। यह वैसा फ्रिक्शनल फोर्स है जब कोई ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में रहता है, स्थिर अवस्था में रहता है, तब उस पर लगता है, ठीक है। जैसे ये टेबल है दोस्तों, टेबल के ऊपर एक बुक रखा हुआ है, ठीक है, ये क्या है, बुक है, और ये रेस्ट में है, तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शन लगेगा वो कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। इसके ऊपर कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। यानी स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण कहाँ लगता है, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, ठीक है। तो इसका डिफिनीशन क्या होगा, वह घर्षण बल जो किसी वस्तु पर तब कार्य करता है जब वह वस्तु स्थिर अवस्था में होती है। जब वह वस्तु किधर होती है, स्थिर अवस्था में होती है, ठीक है, ठीक है। किस अवस्था में होती है, स्थिर अवस्था में होती है। जब ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में होगा तो उसके ऊपर कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, तो उसके ऊपर लगेगा स्थैतिक फ्रिक्शन। तो दोस्तों एक फ्रिक्शनल फोर्स हमें मालूम हो गया। स्थैतिक घर्षण क्या है, जब ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में रहेगा तो उसके ऊपर कौन सा घर्षण लगेगा, स्थैतिक घर्षण लगेगा। दूसरा बात करते हैं दोस्तों, दूसरा टाइप जो है वो है सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण, इसे हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसे क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है, ठीक है। इसका डिफिनीशन क्या होगा दोस्तों, यह किसी ऑब्जेक्ट पे तब लगता है जब कोई वस्तु मोशन में आने ही वाली होती है। जब कोई वस्तु मोशन में आने ही वाली होती है, मोशन में नहीं होती है, मोशन में आने ही वाली होती है, तब वह फ्रिक्शन उस पे लगता है। मतलब सीमांत घर्षण जो है एक प्रकार का, ये क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन का ही टाइप है, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, जब ऑब्जेक्ट कब लगता है, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। और जब ये ऑब्जेक्ट है दोस्तों, वस्तु है, वस्तु कहाँ है, रेस्ट में है, तो इसके ऊपर कैसा लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। लेकिन यही ऑब्जेक्ट जो है, यही वस्तु जो है, जब मोशन में, गति में आने वाला होगा, मतलब गति में आने वाला होगा, तो उस टाइम कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, उस टाइम इसके ऊपर लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा, सीमांत फ्रिक्शन लगेगा। यानी सीमांत घर्षण जो है स्टैटिक घर्षण का मैक्सिमम वैल्यू होगा एक तरह से। सीमांत घर्षण जो है स्टैटिक फ्रिक्शन का क्या होगा, स्टैटिक घर्षण का क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं थर्ड टाइप का। थर्ड टाइप क्या होता है, गतिज या सर्पी घर्षण। गतिज या सर्पी घर्षण, इसे इंग्लिश में कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसे क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। यह कब लगता है दोस्तों, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी इंक्लाइन सरफेस पे, इंक्लाइन सरफेस मतलब वो सरफेस के साथ थीटा एंगल पे इंक्लाइन हो ऐसे, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट हो, तो जब कोई ऑब्जेक्ट जो है इंक्लाइन सरफेस पे फिसलता है, तो इसके जैसे ऑब्जेक्ट ये इधर आ रहा है इंक्लाइन सरफेस पे, तो इसके अपोजिट में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो कौन सा फोर्स होगा, गतिज या सर्पी घर्षण, जिसे हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट किसी इंक्लाइन सरफेस पे फिसल रही हो या गति कर रही हो, तो उसके ऊपर कौन सा फ्रिक्शन लगता है दोस्तों, गतिज फ्रिक्शन लगता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगता है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों फोर्थ टाइप, जिसे हम लोटनिक घर्षण कहते हैं। लोटनिक घर्षण, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, लोटनिक घर्षण, ठीक है, ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन,
रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है दोस्तों, जब कोई वस्तु जो है मोशन में होता है, लुढ़क रहा होता है, रोल कर रहा होता है, रोल कर रहा है, आगे जा रहा है, मोशन में है, तो इसके ऊपर कौन सा लगेगा? लोटनिक फ्रिक्शन लगेगा, रोलिंग फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, तो दोस्तों हमने 4 टाइप्स पढ़ा है। कौन कौन? पहला पढ़ा था स्टैटिक घर्षण, कब लगता है? जब ऑब्जेक्ट क्या हो? रेस्ट में हो। सिंपल भाषा में। सीमांत घर्षण कब लगता है? जब ऑब्जेक्ट जो है मोशन में आने वाला हो, मोशन में आने वाला हो। गतिज या सर्पी घर्षण कब लगता है? जब ऑब्जेक्ट जो है इंक्लाइन सरफेस पे हो। ठीक है, ठीक है, आनत तल पे हो, कहीं से इंक्लाइन हो ऐसे, तो कौन सा लगेगा? गतिज या सर्पी घर्षण। और जब ऑब्जेक्ट जो है रोल कर रहा हो, मोशन में हो, गति में हो, तो इसके ऊपर कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? लोटनिक फ्रिक्शन लगेगा, रोलिंग फ्रिक्शन लगेगा। तो दोस्तों ये चारों टाइप्स आपका क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं वैल्यू कैसे होता है दोस्तों। सबसे ज्यादा जो है स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है सबसे ज्यादा होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू जो है सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ज्यादा होता है गतिज से। गतिज बोले तो स्लाइडिंग से। स्टैटिक जो है दोस्तों ज्यादा होता है स्लाइडिंग से, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है ज्यादा होता है रोलिंग से। रोलिंग मतलब लोटनिक। ठीक है, ये हो गया स्थितिक। ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों स्टैटिक फ्रिक्शन जो है, स्थितिक घर्षण जो है, ये सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा होता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स में सबसे ज्यादा वैल्यू किसका होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन का होता है, उसके बाद स्लाइडिंग का, उसके बाद रोलिंग का। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? घर्षण बल क्या है? जो मोशन का विरोध करता है, गति का विरोध करता है। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का काम क्या है? गति में है तब लगता है, यानी फोर्स ज्यादा लग रहा है तभी तो इसके मोशन को अपोज कर रहा है और इसे रेस्ट में रखा हुआ है, इसका मान ज्यादा होगा। यहाँ पे गति में है तो इसका मान थोड़ा कम होगा इसके अपेक्षा। और यहाँ पे पूरा गति में है दोस्तों, पूरा रोल कर रहा है, यानी फ्रिक्शन कम लग रहा है। तो ऐसे भी आप बता सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बॉल बियरिंग में क्या होता है? बॉल बियरिंग में गतिज घर्षण को लोटनिक घर्षण में बदल देता है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं फ्रिक्शन जो है 2 टाइप्स का होता है। घर्षण जो है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है निगेटिव। ठीक है, एक होता है कैसा? पॉजिटिव सकारात्मक, दूसरा होता है निगेटिव। ठीक है, ठीक है दोस्तों, वैसा घर्षण, पॉजिटिव फ्रिक्शन किसे कहते हैं? वैसा घर्षण जिससे हमें लाभ हो, वैसा घर्षण, वैसा फ्रिक्शन जिससे हमें क्या हो? लाभ हो। वैसा घर्षण जिससे हमें क्या हो? लाभ हो, जिससे लाभ हो, उसे हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव फ्रिक्शन। धनात्मक सकारात्मक घर्षण। निगेटिव घर्षण किसे कहेंगे? नकारात्मक घर्षण किसे कहेंगे? वैसा घर्षण जिससे हमें क्या हो? हानि हो। वैसा घर्षण जिससे हमें क्या हो? हानि हो। ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों अब वैसा कौन सा फ्रिक्शन है जिससे हमें हानि होता है और जिससे लाभ होता है? चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताते हैं। पहला है दोस्तों, कैसे घर्षण, घर्षण कम होने पर
हम बर्फ पर क्या होते हैं, फिसल जाते हैं। तो बर्फ पे, आइस पे, बर्फ पे क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन जो है हमारे लिए क्या है, फायदेमंद है। जितना ज्यादा फ्रिक्शन रहेगा हम स्लिप नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शन जो है कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमें फायदा हो रहा है। फ्रिक्शन ज्यादा रहेगा तो हमें फायदा होगा ना, ठीक है। फ्रिक्शन कम रहेगा तो हम फिसल जाएंगे। दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं बालू या पानी, सैंड या वाटर। दोस्तों यहाँ फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा रहेगा, अगर फ्रिक्शनल फोर्स जो है ज्यादा रहेगा तो हमें चलने में क्या होता है, परेशानी होती है, जिसके कारण यहाँ पे फ्रिक्शन कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि हमें लॉस हो रहा है। फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा है तो हमें क्या हो रहा है, लॉस होगा, ठीक है। उसी तरह घर्षण अधिक होने के कारण मशीन के पार्ट पुर्जे जो है वो टूट जाते हैं। तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, हमारे लिए निगेटिव है, क्योंकि हमें हानि हो रहा है, ठीक है। घर्षण की कमी होने पर मशीनें चल नहीं पाती हैं। दोस्तों घर्षण कम है तो मशीन चलेगा ही नहीं, तो नहीं चलेगा तो ये हमारे लिए क्या है, निगेटिव है, क्योंकि मशीन चल नहीं रहा है तो हमारे लिए क्या है, घाटा है। दोस्तों घर्षण के कारण ही हम रोड पर चल रहे हैं, सड़क पे हम क्यों चल पाते हैं, घर्षण के कारण। तो यहाँ पे घर्षण क्या है, हमारे लिए पॉजिटिव है। तो दोस्तों अगर आपको एग्जाम्पल देगा तो आप बता सकते हो कि कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा निगेटिव है। पॉजिटिव मतलब जिससे हमें लाभ हो, खुद पे देखना है अप्लाई करके, और जिससे हमें हानि हो वो क्या होगा, निगेटिव फ्रिक्शन होगा, बस अपने आप पे अप्लाई करके देखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। दोस्तों फ्रिक्शनल फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन के। एन क्या होता है, एन जो है दोस्तों प्रतिक्रिया बल होता है। क्या होता है, प्रतिक्रिया बल, नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, प्रतिक्रिया अविलंब बल। ये क्या होता है, एन जो है नॉर्मल फोर्स होता है, जैसे अभी मैं बता रहा हूं, अविलंब प्रतिक्रिया बल, अविलंब प्रतिक्रिया बल, ठीक है। अविलंब प्रतिक्रिया बल, एन क्या है, अविलंब प्रतिक्रिया बल है। जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इधर मोशन कर रहा है, ठीक है, तो घर्षण किधर लगेगा, इधर होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। और इस दोस्तों ये ब्लॉक जो है इस पे कोई फोर्स लगा रहा है mg, इस ये ब्लॉक के ऊपर कोई फोर्स लग रहा है mg नीचे की तरफ, तो ब्लॉक जो है ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगा, कौन सा, नॉर्मल फोर्स, ठीक है। दोस्तों पृथ्वी जो है mg फोर्स लगा रहा है ब्लॉक पे, ठीक है, तो इसके ऊपर एक रिएक्शन फोर्स होगा नॉर्मल, तो यही नॉर्मल फोर्स जो है ये है, ठीक है। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N होता है, और यहां से F बराबर हो जाता है म्यू इंटू N, ठीक है। म्यू क्या है, म्यू जो है दोस्तों इसे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहा जाता है, घर्षण गुणांक कहते हैं, घर्षण गुणांक। तो फोर्स का डिफिनेशन क्या हो गया, F बराबर म्यू इंटू एन, फ्रिक्शनल फोर्स बराबर होता है म्यू इंटू एन। म्यू क्या है, घर्षण गुणांक है, तो दोस्तों F बराबर होता है म्यू इंटू एन, ठीक है। यहां से म्यू बराबर क्या हो गया, F बाई में एन। तो दोस्तों ये क्या हो गया, डायमेंशनलेस हो गया, इसका डायमेंशन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों फोर्स है, फोर्स से फोर्स खत्म, तो ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस। जब डायमेंशन लेस हो गया तो ये क्या होगा, यूनिट लेस भी होगा, ना इसका कोई यूनिट होगा, ना इसकी कोई बीमा होगी, ना इसकी कोई इकाई होगी, ना इसकी कोई बीमा होगी। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और घर्षण इकाई म्यू का ना कोई बीमा होता है, ना कोई इकाई होती है, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखोगे। और F बराबर म्यू इंटू एन होता है, ठीक है, ठीक है। दोस्तों म्यू का वैल्यू जो है हमेशा जो है 0 से 1 के बीच में लाई करता है। म्यू का वैल्यू कितना से कितना के बीच में लाई करता है, 0 से 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चंस लेंगे, उससे पहले थोड़ा एक बार हम टॉपिक को देख लेते हैं।
ठीक है। सबसे पहले हमने आपको क्या पढ़ाया, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बताया। सबसे पहले बताया स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, सीमांत घर्षण क्या है, गतिज या सर्पी घर्षण जिसे स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। चौथा होता है लोटरिक घर्षण जिसे हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन में हमने क्या बताया था, यह उस ऑब्जेक्ट पर लगता है जब ऑब्जेक्ट क्या हो, रेस्ट में हो। वह घर्षण बल जो किसी वस्तु पर तब कार्य करता है जब वह वस्तु क्या हो, स्थिर अवस्था में हो। ठीक है। सीमांत घर्षण क्या है, वह घर्षण बल जो किसी वस्तु पर तब कार्य करता है जब वस्तु सरकने या सरकाने को होती है, मतलब वस्तु जो है अब मोशन में आने वाली है। गतिज या सर्पी फ्रिक्शन क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट इंक्लाइन पे होता है तो वहां पे कौन सा फ्रिक्शन काम करता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन जिसे हम गतिज या सर्पी घर्षण कहते हैं। ठीक है। ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों चौथा टाइप लोटनिक घर्षण। जब ऑब्जेक्ट जो है रोल कर रहा है, मोशन में है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसके ऊपर लोटनिक घर्षण कार्य कर रहा है। उसके बाद मैंने आपको बताया था स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू जो है सबसे ज्यादा होता है स्टैटिक घर्षण का, उसके बाद गतिज घर्षण का, उसके बाद लोटनिक घर्षण का। ठीक है। बॉल बियरिंग में गतिज घर्षण को लोटनिक घर्षण में बदल देता है। बॉल बियरिंग क्या करता है, गतिज घर्षण को लोटनिक घर्षण में बदल देता है। रोलर को खींचने की अपेक्षा लुढ़काना आसान होता है क्योंकि गतिज घर्षण की तुलना में लोटनिक घर्षण का मान कम होता है। बिल्कुल सही जवाब है। घर्षण के लाभ और हानि के बारे में बात करें दोस्तों, घर्षण कम होने के कारण हम बर्फ पर फिसल जाते हैं, ये क्या है, हानि है घर्षण का। घर्षण अधिक होने के कारण हम बालू या पानी में नहीं चल पाते, ये क्या है, घर्षण का क्या है, हानि है। घर्षण अधिक होने के कारण मशीनों के पार्ट पुर्जे टूट जाते हैं, ये क्या है, फ्रिक्शन का लाभ है, क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा रहेगा तो मशीन हमारा चलेगा। ठीक है। उसी तरह लाभ हानि दिया हुआ है दोस्तों, घर्षण के कारण ही हम रोड पर चल पाते हैं। उसके बाद दोस्तों घर्षण को 2 टाइप्स है, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक जिससे हमें लाभ हो, नकारात्मक जिससे हमें क्या हो, हानि हो। फ्रिक्शनल फोर्स बराबर क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स बराबर होता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दोस्तों, यहाँ पे R लिखा हुआ है, हमने इस R को N लिया था, नॉर्मल फोर्स। ठीक है दोस्तों, इस ऑब्जेक्ट को पृथ्वी अपनी तरफ खींचना चाहेगी, लेकिन ये दीवार जो है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, नॉर्मल फोर्स। उसी रिएक्शन फोर्स को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल फोर्स कहते हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ब्लॉक जो है इस दीवार, दोस्तों ये ब्लॉक जो है इस दीवार पे mg इधर लगा रहा है। ठीक है। और दीवार जो है इस ब्लॉक पे एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा जिसे हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं। यहाँ पे R से रिप्रेजेंट किया है, तो F बराबर यहाँ पे म्यू बराबर F बाई एन हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे F बराबर क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एन। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो घर्षण गुणांक क्या हो गया, घर्षण बल बटा में अभिलंब प्रतिक्रिया बल, नॉर्मल फोर्स, दोनों बल है, बल से बल खत्म हो गया तो ये क्या हो गया, इसका ना गुना होगा ना मात्रक होगा, और घर्षण गुणांक का मान जो है 0 से 1 के बीच में होता है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों हम न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। चलिए दोस्तों पहले हम फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। टाइप 1 के न्यूमेरिकल्स में क्या है, टाइप 1 का जो न्यूमेरिकल है दोस्तों F बराबर ma पे बेस्ड है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों तो देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, जब 100 न्यूटन का एक बल 50 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाले त्वरण का मान। दोस्तों F बराबर होता है ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। F दिया है 100 न्यूटन, मास कितना दिया है 50 केजी, त्वरण आपसे पूछ रहा है 50 से 100 कितना बार में गया, 2 बार में गया, तो त्वरण कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पे देखिए ऑप्शन कितना बढ़िया दिया है, 2 मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो त्वरण का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ए नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों
मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर जब 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, ठीक है, देखते हैं दोस्तों। F बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स कितना है? 10 न्यूटन। मास कितना है? 10 केजी। एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ है दोस्तों, यहां से ये कट जाएगा तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 1 मीटर पर सेकेंड की चाल से गति करेगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गति करेगा, 1 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर के त्वरण से गति करेगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 20 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु का 20 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु का 4 मीटर पर सेकेंड त्वरण के साथ स्थानांतरण होता है। उस पर लगने वाले बल, तो बल क्या होता है दोस्तों? F बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान है 20 केजी, त्वरण है 4, तो 20 चौका 80, 80 न्यूटन जो है हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि 5 सेकंड में किसी वस्तु का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 10 मीटर, 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर वेग कितना हो जा रहा है? 10 मीटर प्रति सेकंड। तो ये हो गया दोस्तों हमारा इनिशियल वेलोसिटी, ये हो गया फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो उसका त्वरण कितना है? त्वरण निकालना है, तो त्वरण एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू बाई में t। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो v है 10, u है 5, टाइम है 5, तो हो जाएगा दोस्तों 5/5 यानी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है हमारा राइट आंसर होगा। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं मित्र। जब 21 न्यूटन के एक बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण। दोस्तों ये सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, आप देख सकते हो। जब 21 न्यूटन के एक बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाता है, बल दिया है 21 न्यूटन, फोर्स बराबर मास इंटू त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान है 3 किलो, त्वरण पूछ रहा है दोस्तों 21 न्यूटन फोर्स है, ये कट गया 7 बार में, यानी एक्सेलरेशन हमारा आ गया 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा हो गया राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? यदि 10 केजी द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 20 न्यूटन बल लगाया जाता है तो त्वरण कितना होगा? दोस्तों F बराबर ma होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बल कितना है? 20 न्यूटन का है, द्रव्यमान कितना है? 10 केजी का है, एक्सेलरेशन निकालना है, त्वरण निकालना है, ये कट जाएगा, त्वरण हो जाएगा दोस्तों 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण कितना हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन? m1 केजी द्रव्यमान वाले एक लकड़ी के तख्ते पर 5 न्यूटन का बल लगाने पर यह 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से आगे बढ़ता है। ठीक है, ठीक है। m2 केजी द्रव्यमान वाले एक अन्य तख्ता समान बल लागू होने पर 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से आगे बढ़ता है। यदि दोनों तख्तों को एक दूसरे से बांध दिया जाए
तो उस पर समान बल लगाया जाए तो त्वरण कितना होगा। ठीक है, इसके त्वरण कितना होगा। ठीक है, हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्या बोल रहा है, M1 kg द्रव्यमान वाले एक लकड़ी के तख्ते पर 5 न्यूटन का बल लगाने पर यह 10 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर के त्वरण से आगे बढ़ता है। दोस्तों F बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। F बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो F बराबर यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे लेते हैं क्वेश्चन में आपको समझा देता हूँ दोस्तों। ये M1 एक बॉक्स है, ये एक M2 बॉक्स है। ठीक है, M1 का पे फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इस पे भी 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। इसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका एक्सेलरेशन दिया है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, बोल रहा है दोनों को जब एक साथ कर दिया जाए M1 M2 को, और इस पे दोनों पे 5 न्यूटन का ही फोर्स लगे, तो इनका एक्सेलरेशन क्या होगा, त्वरण क्या होगा, यही आपको निकालना है। दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। पहला केस में यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ पे 5 न्यूटन बराबर क्या होगा, M1 इंटू ए कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 न्यूटन बराबर M2 मास इंटू एक्सेलरेशन, ए कितना है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये वाला से ये लिए, ये वाला से ये लिए, ये वाला से ये लिए, ये वाला से ये लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, M1 बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, ये 5 से ये 2 बार में चला गया 1/2 kg, M1 का आ गया। इसी तरह यहाँ से M2 बराबर क्या आएगा, ये 5 से कितने बार में जाएगा 4 बार में, तो 1/4 kg। M1 M2 निकल गया दोस्तों। ठीक है, और इसको हम दशमलव में करना चाहेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5 kg, और ये आ जाएगा 0.25। ठीक है, अब दोस्तों जब M1 और M2 को कंबाइन करेंगे तो M1 है 0.5, M2 है 0.25, और दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F बराबर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, M1 इंटू M2, M1 इंटू M2 कितना हो जाएगा दोस्तों 0.5 प्लस 0.25 इंटू ए निकालना है हमें एक्सेलरेशन। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, ए बराबर हो जाएगा 5 अपॉन में 0.75। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, दशमलव यहाँ पे हटाएंगे तो 100 से गुना करना पड़ेगा, ये 100 ऊपर चला जाएगा, 25 से जाएगा 4 बार में, ये 3 बार में, 20/3 यानी 6.67 और 6.67, यानी यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर होगा। कितना बेहतरीन क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, M1 एक ऑब्जेक्ट था, एक ऑब्जेक्ट था M2। ठीक था, एक पे फोर्स लग रहा था 5 न्यूटन, दूसरे पे भी फोर्स लग रहा था 5 न्यूटन। इसका एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, इसका 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था एक्सेलरेशन। इसको रेड कलर से हम घेर दे रहे हैं। तो दोस्तों F बराबर ma आपको पता है, तो यहाँ से F बराबर ma किए तो 5 न्यूटन बराबर M1 इंटू ए कितना था 10 था, यहाँ से M1 का वैल्यू आ गया 0.5 kg। 10/5 1/2, 1/2 को कितना कर दिए 0.5। ठीक है, यहाँ से अब देखिए दोस्तों, 5 न्यूटन बराबर M2 इंटू ए हो जाएगा, ए कितना है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ से M2 बराबर कितना आ जाएगा 5/20, इसको करेंगे 1/4 और इसको कर देंगे तो आ जाएगा 0.25। ठीक है, अब बोल रहा है जब M1 प्लस M2 को कंबाइन कर दें, ठीक है, और फोर्स 5 ही न्यूटन का लगे तो त्वरण क्या होगा। तो दोस्तों F बराबर M1 प्लस M2, M1 है 0.5, M2 है 0.25, दोनों मास को जोड़ देंगे, इनटू एक्सेलरेशन निकालना है हमें। यहाँ पे देखिए 5 बराबर 0.75 गुना में A,
75/100 लिख सकते हैं इसको, दशमलव हटाएंगे तो, ठीक है। ये कट जाएगा 25 से 3 बार में, ये 25 से जाएगा 4 बार में, ये बराबर क्या हो जाएगा 5 का 20 बटा में 3, ये कटेगा तो 6.67 हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। 2 बार बता दिया दोस्तों इस क्वेश्चन को मैंने, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, दूसरा क्वेश्चन में क्या है, v माइनस यू बाई टी, एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है v माइनस यू बाई टी, एफ बराबर m इंटू वी माइनस यू बाई टी, एक जगह पे v माइनस यू बाई टी रखना है, यही क्वेश्चन है, अब आपको बनाना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, जब 8 केजी द्रव्यमान की किसी वस्तु पर कोई सतत बल 2 मीटर पर 2 सेकंड कार्य करता है, टाइम कितना, मास दिया है 8 केजी, ठीक है, मास कितना दिया है 8 केजी, द्रव्यमान, टाइम दिया है 2 सेकंड, ठीक है, वेग कितना दिया है 4 मीटर पर सेकंड से 9 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है, यानी यू जो है 4 मीटर पर सेकंड दिया है, भी जो है कितना दिया है 9 मीटर पर सेकंड दिया है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताएंगे। लगाए गए बल का परिमाण क्या है, F बराबर क्या होगा, तो दोस्तों F बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे, क्या होता है एक्सेलरेशन, त्वरण क्या होता है v माइनस यू बाई टी, त्वरण का फॉर्मूला है, v कितना है 9 मीटर पर सेकंड, u कितना है 4 मीटर पर सेकंड, t है 2, यहाँ से आ जाएगा 5/2 यानी 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया हमारा एक्सेलरेशन, ठीक है। अब यहाँ से निकाल देते हैं F बराबर बल बराबर द्रव्यमान गुना में त्वरण, द्रव्यमान कितना है 8 केजी है, 8 केजी गुना त्वरण कितना है हमारा, अभी आया निकल के 2.5, दोस्तों 8 में 2.5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 20 न्यूटन जो है हमारा राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये 20 न्यूटन है, ये हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर होगा, 20 न्यूटन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु के संवेग में 0.02 सेकंड में 10 केजी पर मीटर पर सेकंड परिवर्तन होता है, ठीक है, संवेग में इतने का परिवर्तन होता है, तब वस्तु पर कार्य कर रहा बल है, ठीक है। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। दोस्तों यहाँ पे t बराबर कितना दिया है, t बराबर दिया है 0.02 सेकेंड, ठीक है। ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे दे रहा है किसी वस्तु के संवेग, यहाँ पे क्या है दोस्तों संवेग है, ध्यान से देखिएगा, संवेग दिया हुआ है मोमेंटम में 0.02 सेकेंड में 10 केजी मीटर पर सेकेंड परिवर्तन होता है, यानी मोमेंटम कितना दिया हुआ है 10, मोमेंटम कितना दिया है 10 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों
न्यूटन का दूसरा नियम आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बल कितना है। तो दोस्तों न्यूटन का सेकंड लॉ क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, संवेग परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, बल कहते हैं। F बराबर क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, संवेग परिवर्तन की दर। ठीक है, तो संवेग परिवर्तन की दर यानी संवेग परिवर्तन बटा में टाइम, यही होता है ना फोर्स। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, F बराबर संवेग परिवर्तन कितना है 10 है, टाइम कितना है 0.02, यानी इसको हम 10 बटा 2 और 2 बटा 100, तो 100 ऊपर चला जाएगा दोस्तों, 2 से ये गया 5 बार में, यानी 500 न्यूटन हमारा राइट आंसर होगा। 500 न्यूटन जो है हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों, 500 न्यूटन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह पर एक लड़के का भार 300 न्यूटन है, वेट कितना है, फोर्स कितना है 300 न्यूटन, वेट फोर्स है mg। पृथ्वी की सतह पर उसी लड़के का भार कितना होगा, पृथ्वी की सतह पर उसी लड़के का भार कितना होगा। दोस्तों पृथ्वी की सतह पर भार जो है वो चंद्रमा की सतह के भार का कितना होता है, 6 गुना होता है। चंद्रमा की सतह पर कितना है 300 न्यूटन है, तो पृथ्वी की सतह पर कितना हो जाएगा 1800 न्यूटन, 6 टाइम्स गुना कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, 5 केजी की वस्तु 0.2 घर्षण गुणांक वाली इस सतह पर रखी गई है, मास कितना दिया है 5 केजी, म्यू का वैल्यू कितना दिया है 0.2। ठीक है, वस्तु पर कार्य करने वाले फ्रिक्शनल फोर्स F का वैल्यू निकालना है। ठीक है, पहला है यदि आरोपित बल 10 न्यूटन हो। ठीक है, आरोपित बल यानी नॉर्मल फोर्स का वैल्यू कितना दिया है दोस्तों 10 न्यूटन। ठीक है, तो फोर्स बराबर होता है म्यू इंटू एन, म्यू कितना है 0.2 है, एन कितना है 10 है, ये टोटल कितना हो गया दोस्तों 2, टोटल कितना हो जाएगा, ठीक है दोस्तों ध्यान से देखेंगे। दोस्तों ये एक डायग्राम बना देता हूं मैं आपको, तब समझा रहा हूं। ये ब्लॉक है, ठीक है, 5 केजी का ब्लॉक है। ठीक है, घर्षण गुणांक म्यू का वैल्यू है 0.2। ठीक है, ठीक है दोस्तों, बोल रहा है यदि 5 केजी की वस्तु 0.2 घर्षण गुणांक वाली सतह पर रखी है तो वस्तु पर कार्य करने वाले घर्षण बल का मान क्या होगा, वस्तु पर कितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है ये पूछ रहा है। दोस्तों यदि इस पे आरोपित बल इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन लग रहा है, ठीक है, ठीक है, तो हम फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू निकालते हैं। F बराबर क्या होता है म्यू इंटू एन, यहां से हो जाएगा म्यू इंटू एम जी, क्योंकि यहाँ पे अभी कोई फोर्स नहीं लग रहा है, एम जी लगेगा ऊपर में, एन का वैल्यू एम जी के बराबर होता है। ठीक है, म्यू इंटू एन, एन को कितना लिख सकते हैं एम जी लिख सकते हैं। कैसे लिखे हैं दोस्तों बता देता हूं मैं आपको। ये ब्लॉक है, ठीक है, ब्लॉक जो है ये वस्तु जो है ये ग्राउंड पे एक फोर्स लगा रही है एम जी। ठीक है, तो ये जो है दीवार जो है ये ऑब्जेक्ट जो है इस ये ऑब्जेक्ट ये वाला जो दोस्तों ये ग्राउंड जो है ये इसके इधर तो क्या लग रहा है एम जी लग रहा है, ये रिएक्शन फोर्स एक ऊपर में लगाएगा एन। ठीक है, तो ऊपर में नॉर्मल लग रहा है, नीचे में कैसा लग रहा है फोर्स एम जी लग रहा है, और दोनों बैलेंस है।
क्योंकि वर्टिकल मूवमेंट तो नहीं है, ऊपर में और नीचे में दोनों फोर्स बराबर होगा तभी तो मूवमेंट नहीं है। नहीं तो नॉर्मल ज्यादा रहेगा तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव करेगा, और जी ज्यादा रहेगा तो ऑब्जेक्ट जो है नीचे आने लगेगा। यानी दोनों बराबर है, यानी एन का वैल्यू जो है mg के बराबर ले लेंगे हम। तो यहाँ से दोस्तों एन बराबर म्यू इंटू एम जी हो गया। अब देखिए म्यू म्यू कितना है 0.2, एम कितना है, एम है 5 के जी कितना है 10। तो कितना हो जाएगा दोस्तों म्यू एम जी, ठीक है, ये हो जाएगा टोटल 10 न्यूटन। तो दोस्तों इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स भी कितना लग रहा है 10 न्यूटन का लग रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है 10 न्यूटन का लग रहा है। तो दोस्तों इधर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर भी 10 न्यूटन का। तो वस्तु जो है किस में रहेगी, रेस्ट में रहेगी, विरामा अवस्था में रहेगी, ठीक है। अब दूसरा बात करना है, यदि आरोपित बल 12 न्यूटन हो जाए, दोस्तों इधर बोल रहा है कि 12 न्यूटन का बल लग जाए, तो इधर यदि 12 न्यूटन का बल लगेगा तो इधर तो फ्रिक्शनल फोर्स 10 न्यूटन का लग रहा है। तो ऑब्जेक्ट जो है इधर क्या लगेगा, मोशन करने लगेगा, गति करने लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं।